नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना पद संभाल लिया है और अपने पहले ही संबोधन में भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुनीर का भाषण ऐसा था जैसे कोई डूबता हुआ शख्स पानी में तैरना भूलकर भी हाथ पांव मारकर बचने की कोशिश कर रहा हो। दरअसल मुनीर ने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी गलतफहमी में ना रहे, पर लगता है मुनीर ही किसी गलतफहमी का शिकार है। मुनीर की ये बयानबाजी दरअसल पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अंदरूनी बवाल छिपाने के लिए भारत का नाम लेकर जनता को बहकाओ। लेकिन भारत की तैयारी क्या है, भारत की तैयारी कैसी है, मुनीर को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। साथ ही खबर यह भी है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने के लिए 1.2 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 11,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है। इसमें 1 बिलियन डॉलर का लोन और क्लाइमेट प्रोग्राम के तहत 200 मिलियन डॉलर की सहायता शामिल है। तो उधर अफगानिस्तान ने कारोबार के लिए पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता लगभग खत्म कर दी है और पाकिस्तान पर तालिबान का प्रहार भी जारी है। तो कैसे फंसा है पाकिस्तान, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, किस गलतफहमी का शिकार हो गए हैं? वो कोई गलतफहमी उनको नहीं है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी हिंदुस्तान के साथ उनका आमना सामना होता है वो पिटते हैं। उनके बयान से तो एक बात तो साफ है, वो ये कह रहे हैं कि भारत गलतफहमी नहीं रही, इस बार जो है हम कड़ा जवाब देंगे। मतलब पिछली बार जो है वो कड़ा जवाब नहीं दे पाए, इसलिए तो अब ये गिदर भभकियां दे रहे हैं। दो एलिमेंट हैं इसके। एक, पहली बात ये कि वो अपने सीडीएफ होने के ओहदे को लेजिटिमाइज करने का उनके पास इन गिदर भभकियों के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि भाई हम फन्ने खा बन गए, क्या करने के लिए बने हो। तो वो आए दिन वो अफगानिस्तान को धमकी देंगे, तो भारत को धमकी देंगे, वो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी को धमकी देंगे, टीएलपी को धमकी देंगे। He will survive on this crisis। और इसलिए उनके बयान को ऐसे ही जो है हम लोगों को अब सुनते रहना पड़ेगा। दूसरा एलिमेंट इसका क्या है, हमने 2 दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तमाम जिहादी गैंग जो है, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, ये सब लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से पिछली बार इसने हिंदुस्तान के खिलाफ अनाप शनाप बकवास किया था और उसके बाद एक आतंकी हमला हुआ और जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ये फिर से उस तरह की बहकी बातें कर रहा है। तो ये दरअसल हमें ही अलर्ट मोड में डाल रहा है और भारत की तैयारी इस बार इस तरीके से पूरी है कि इस बार अगर 4 दिनों के लिए भी जो पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के साथ हुआ, इस बार नामो निशान मुनीर का मिटेगा। वाकई में तो भारत तो पहले से ही तैयार बैठा है सर, लेकिन आसिम मुनीर ने जो बयान दिया है वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं और इस तरह का बयान क्यों सामने आया? क्योंकि जब उन्होंने पद संभाला तो उनका ये पहला ही भाषण था और पहले ही भाषण में भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। देखिए, आसिम मुनीर बेवकूफ नहीं बना रहा, वो संकेत को पकड़ रहा है। उसे लग रहा है कि इस बार जो स्थितियां चल रही है और जो भारत की तरफ से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि देखो दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन है, दिल्ली की तैयारी पुख्ता है और रिपोर्ट बनाए जा रहे हैं, फाइल तैयार किए जा रहे हैं कि जब ये सारी चीजें पाकिस्तान से आईएसआई से जुड़ जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। ये तो भारत के अंदर कई रिपोर्ट्स में बताया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, ये पाकिस्तान और डेमोक्रेसी एक साथ चल ही नहीं सकती, ये सैनिक तानाशाह है और इसलिए तानाशाही के खिलाफ हमको कैसे रिएक्ट करना है ये हम जानते हैं, उसके लिए तैयारी हमारे पास है। और अभी जितना ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आए राजनाथ सिंह, उसके बाद गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई और फिर भारत ने कई हथियार की डील किए, अमेरिका के साथ भी किया, रूस के साथ भी हुआ और फिर हम
अपनी तैयारी नेवी के क्षेत्र में भी बढ़ाते रहे। तो ये जो सारी रिपोर्ट्स मुनीर को मिल रही है, उसमें उसको लगने लगा है कि हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ही, हो सकता है, ये टाइम हमें पता नहीं है, क्योंकि मोदी तो अपने देश के अंदर ही कैबिनेट में कोई फैसला लेते हैं तो मीडिया को कानों कान खबर नहीं होती है। ये चाहे कश्मीर का फैसला हो या किसी और मामले में, उनके फैसले के बाद ही पता चलता है कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसलिए पाकिस्तान पर फिर से कोई कार्रवाई हो, उसकी जानकारी भारत के अंदर किसी को नहीं होगी, इन लोगों को क्या होगी। और तभी सतर्क रहने की जरूरत है। और एक प्रेशर पॉलिटिक्स है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि ट्रंप जैसे लोग फिर से एक्टिव हो जाए कि नहीं नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति नहीं आनी चाहिए। और पाकिस्तान जिस लहजे में बात कर रहा है, हो सकता है कि इस बार अगर भारत हमला करे, भारत कोई कार्रवाई करे, तो उसके बाद पाकिस्तान में अब मुनीर के हाथों में न्यूक्लियर बटन आ गया है, वो CDF हो गया है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वार छिड़ जाए, पूरा एशियाई प्रायद्वीप ये पूरी तरह से तबाह होने की स्थिति में आ जाएगा। और ये लंबे समय तक चलता रहेगा, जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। और ऐसी स्थिति आ गई तो ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर जगह इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाएगी। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये मुनीर प्रेशर डालने की कोशिश पूरी दुनिया पर कर रहा है, क्योंकि उसे संकेत मिल रहा है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में। वाकई में, और ये प्रेशर और इस तरह की चेतावनी जो है वो अफगानिस्तान को भी जारी की गई है, लेकिन अफगानिस्तान भी जानता है कि पाकिस्तान के बस में कुछ नहीं है। अफगानिस्तान तो पहले से ही ज्यादा हमलावर नजर आ रहा है। देखिए, फिर कल घटना घटी है, 4-5 लोग मारे गए हैं। देखिए, वस्तु स्थिति क्या है। पाकिस्तान, इनके पास अब सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। हिंदुस्तान से लड़ने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। कुछ ये $3 बिलियन जो बैंक में इसके रखे हुए हैं सऊदी की तरफ से, उसको कंटिन्यू कर दिया गया। अगर ये UAE ये वापस उस पैसे को ले ले तो जो IMF से मिलने वाला कर्ज जो है वो भी ना मिले, उसको दिखा करके वो ले रहा है। जो मुल्क भीख पे चल रहा हो वो क्या युद्ध करेगा, क्या करेगा वो। तो ये आर्थिक स्थिति उनकी इस तरीके से है कि जहां हर तरफ बवाल। देखिए, जिस तरीके से मुनीर ने शपथ लिया, सोशल मीडिया पे जाइए, महिलाएं बाहर सड़क पे आ रही हैं, सड़क पे विरोध हो रहा है। और कहां, इधर उधर नहीं, लाहौर में हो रहा है। वकील सब अलग विरोध कर ही रहे हैं। मतलब ये कि आप व्यवस्था बदल रहे हो और जनता के पास अगर इसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है और ज़्यादा कड़ाई हो रही है और लोगों को धमकाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, मीडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो स्थिति धीरे धीरे और भी विकराल होती चली जाएगी। पैसे है नहीं। अब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी ये होता है कि भाई IMF करने पे आप जो है, जो नेशनल जो आपका ट्रेजर है, जैसे PIA है, बाकी सारी चीज़ें, उसको आपको बेचना पड़ रहा है। IMF पैसे दे रहा है, शर्त लगा रहा है कि भाई आप जो है ये बिजली का रेट, ये जो सब्सिडी जो गरीबों को देते हो, इसको ख़त्म करो। बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एक सरकार अंडर प्रेशर थी, जिसके खिलाफ जहां तहां विद्रोह हो रहा था, और ऊपर से आपने फिर से मिलिट्री रूल बिठा दिया, वहां पे एक तानाशाह को बिठा दिया है। तो स्थिति और भी ज़्यादा विस्फोटक हो रही है। और तमाम एक्सपर्ट्स अब ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, तो एक जेनजी का जो आंदोलन बहुत जल्द पाकिस्तान में देखा जा सकता है। वाकई में, तो आर्थिक स्थिति तो सर काफी ज्यादा खराब है। मुनीर के खिलाफ भी विद्रोह है। पाकिस्तान के अंदर अभी ताजा स्थिति क्या है? देखिए, पाकिस्तान में चर्चा चल रही है। अभी वो समय है 16 दिसंबर को 1971 पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था भारत के सामने। अभी चर्चा ये हो रही है कि ये जो 4 प्रोविंस बचे हुए हैं, क्या वो बचे रह पाएंगे। 5-5 राज्य थे, प्रोविंस थे, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान जो था वो अलग बांग्लादेश बन गया। अभी सिंध बचा है, बलूचिस्तान बचा है, खैबर पख्तूनख्वा बचा है और ये पंजाब बचा है। इसमें चर्चा चल रही थी 2-3 दिनों से। पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि क्या ये 4 प्रोविंस बचा हुआ रहेगा पाकिस्तान के अंदर,
या फिर हमें इसकी संख्या बढ़ानी है, छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को 2-3 हिस्सों में बांट दो, बलूचिस्तान का विभाजन करके 2 स्टेट बना दो, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बढ़ा सकें। लेकिन दूसरे तरफ ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। अगर आप विभाजन करोगे तो पूरा तंत्र बदलना पड़ेगा, वहां चीफ मिनिस्टर बिठाना पड़ेगा, पूरी कैबिनेट होगी, उसके अपने अधिकारी होंगे, तो ये प्रशासनिक खर्च लाओगे कहां से? तो जो अभी स्थिति चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ये टीटीपी वाले, बीएलए वाले सारे मिल चुके हैं। ये सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वहां से चलता हुआ पंजाब के अंदर, ये जो पंजाब पर फोकस इन लोगों ने किया है इसी बात को लेकर कि ये पंजाब का इस्तेमाल पाकिस्तान से बाहर आतंकवादियों को भेजने वाले ट्रेनिंग कैंप के तौर पर करता है। लेकिन आंतरिक स्थिति पंजाब में स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि पंजाब का है डोमिनेंस है पॉलिटिक्स के ऊपर, सेना के ऊपर, यहां के प्रशासन शासन के ऊपर। तो पंजाब को अनस्टेबल करो, उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भूल जाएगा कि लोगों का दमन कैसे किया जाता है। तो इसलिए टीटीपी के ये लड़ाके पंजाब में पकड़े जा रहे हैं और इन लोगों ने चेक पॉइंट्स को नोट कर लिया है कि कौन से चेक पॉइंट पर कब ब्लास्ट करना है। अभी तो टीटीपी वालों ने इसकी जिम्मेदारी भी ली कि तुम्हारे जो 6 सुरक्षा कर्मियों की हत्या की है वो हमने की है क्योंकि तुमने हमारे लोगों की हत्या की है। इसीलिए अभी विस्फोटक स्थिति पाकिस्तान के अंदर है कि कौन सा राज्य, प्रोविंस उसका कब दहक उठे ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो मुनीर ने न सिर्फ भारत पर उंगली उठाई है बल्कि अफगानिस्तान को भी चेतावनी दे डाली है। पर अरे भाई, पहले अपने मुल्क में बैठे टीटीपी को तो संभाल लो, जो रोज आपकी फौज को चुनौती दे रही है। कराची, क्वेटा, पेशावर, हर जगह बम धमाके, लेकिन मुनीर साहब दिल्ली और काबुल को नसीहत दे रहे हैं। मुनीर की धमकी भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान का डूबता जहाज बचाने की बौखलाहट है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज चारों तरफ से बुरा फंसा हुआ है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।